अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज का जो हमारा लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स का, वो है डोजेज फॉर्म पे। सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल एक फार्मेसी ऐसी ब्रांच है जिसमें आप समझते हैं कि किस तरह एक न्यू केमिकल एंटिटी या न्यू केमिकल प्रोडक्ट को फाइनल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना। फार्मास्यूटिक्स साइंस की वो ब्रांच है या फार्मेसी की वो ब्रांच है जो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किस तरह आप एक न्यू केमिकल को, जिससे आज से पहले वो किसी भी डोजेज फॉर्म में नहीं था, उसे कन्वर्ट करके उसे फाइनल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि उसे आसानी से आपकी बॉडी में डिलीवर किया जा सके। यानी कि उस ड्रग को या तो टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, इस तरह किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। इसके साथ फार्मास्यूटिक्स को ये भी कहते हैं कि ड्रग इज कन्वर्टेड मेडिसिन। यानी फार्मास्यूटिक्स हमें वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी, वो प्रोसीजर, वो तरीके बताती है किस तरह आप एक ड्रग को मेडिसिन। मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में मैं काफी ज्यादा डिटेल में आप लोगों को ये चीज बता चुका हूँ। ड्रग्स उन तमाम केमिकल्स को कहते हैं जो कि नेचुरली प्लांट, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। इन केमिकल्स में बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन के ट्रीटमेंट या एक बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जिस तरह हकीमों के पास बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन जड़ी बूटियों में, उन पत्तों में, उन बीजों में, उन मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स में रेजिन्स हैं, गम्स हैं, टाकाकेंट हैं, इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करने के लिए नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो हमने फार्मास्यूटिक्स की मदद से वो टेक्नोलॉजी स्टडी की है जो कि नेचुरली ड्रग जो आपको ऑब्टेन होती है, जो नेचुरली आपकी ड्रग ऑब्टेन होती है, उसको मॉडिफाइड किया जाए और उनसे बाद वो केमिकल हासिल किया जा सके या वो केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देन हम उसे कहते हैं मेडिसिन। जैसे कि आपके पास पैनाडोल सर की दर्द के लिए, अब पैनाडोल के अंदर सिर्फ पैनाडोल का ही केमिकल, एक्टिव इंग्रेडिएंट केमिकल वही है, इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिनका बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो इनर्ट केमिकल्स है, बट उनका उस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत अहम किरदार अदा होता है। उन तमाम इनर्ट केमिकल्स के बगैर आपकी मेडिसिन कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती। तो इसे कहते हैं मेडिसिन। ड्रग्स इज अ रॉ मटेरियल, और सेकंड वन, वो कभी भी आपकी बॉडी में हम लोग प्रेफर नहीं करते। उसी ड्रग को जब मॉडिफाई किया जाता है एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्पेशल डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट, इंजेक्शंस, कैप्सूल्स, सिरप, इमल्शंस, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स, पेस्ट, ठीक है, इस तरह की किसी भी डोजेज फॉर्म में उसको जब कन्वर्ट किया जाएगा, देन इट इज कॉल्ड अ मेडिसिन। ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? बेसिकली यही जो मैं भी आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब किसी मेडिसिन को आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाए और वो आपकी बॉडी में एंटर होकर डिजायर एक्शंस, यानी कि आपको उस डिजीज से प्रिवेंट करें। इसके साथ साथ मेडिसिन
को ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं ताकि आसानी से सेफेस्ट, एफिशिएंटली और कन्वीनियंट मैनर से वो मेडिसिन आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर की जाए, और जब वो आपकी बॉडी में एंटर हो तो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले तमाम हार्मफुल इफेक्ट्स को खत्म करे, आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करे, आपकी बॉडी को नॉर्मल करे और आप उस डिजीज से खत्म करें। ठीक है, इन तमाम चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डोजेज फॉर्म को देखा जाए तो व्हाट इज अ डोजेज फॉर्म? डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज और अ ड्रग ऑफ अ ड्रग। किसी भी ड्रग की जो फिजिकल फॉर्म होती है उसे उसकी डोजेज फॉर्म कहा जाता है। एंड अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज रेडिली यूज फॉर द पेशेंट। और उसके अलावा फार्मास्यूटिकली जब किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाए, अच्छा जी, कोई भी स्टूडेंट मुझे लिंक व्हाट्सअप करे, मेरा जो आज की मीटिंग का लिंक है वो व्हाट्सअप करें। सीआर आप ही कर दो बच्चे। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट which has defined shape and have prescribed manner amount of active pharmaceutical ingredient called a dosage form। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कोई भी ऐसी जिसकी प्रॉपर शेप हो और उस शेप के अंदर उसने कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐड किया हो, उसको हम कहते हैं डोजेज फॉर्म। ठीक है, 1 सेकेंड बच्चों। Dosage form are essential pharmaceutical products typically involved a mixtures of active drug components and non-drug components। अगेन वही बात है, एक ही चीज बार बार मुसलसल मैं आपको बता रहा हूँ कि डोजेज फॉर्म बेसिकली आप लोगों की फार्मास्यूटिकली प्रोडक्ट्स को बोलते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे उन्हें हम इनर्ट केमिकल्स कहते हैं, बट उनको हर हाल में कंपल्सरी आप लोगों की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, आपके डोजेज फॉर्म के दौरान उसे ऐड किया जाता है ताकि आपकी ड्रग को प्रॉपर बल्क, शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उसे इजीली, आसानी से, कन्वीनियंट वे से आप लोग अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकें। अब बच्चों एक ये वर्ड लिखे हुए हैं, ड्रग, एक्टिव इंग्रेडिएंट, मेडिसिन्स एंड मेडिसिन एजेंट्स। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम एक ही चीज के नाम है।
This is a pharmacologically active ingredient in a medicines. ठीक है, किसी भी मेडिसिन के अंदर जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसे हम लोग ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट, मेडिसिनल एजेंट, ठीक है, ये सब कहते हैं। लाइक आपके पास एस्पिरिन, डिस्पिरिन की गोली में जो एस्पिरिन होती है उसे हम लोग उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। इंसुलिन जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो बेसिकली इंसुलिन होती है वो पूरी इंसुलिन तो नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डालकर उसे बनाया गया होता है। तो उसमें जो प्योर है केमिकल के इंसुलिन का होगा वो इंसुलिन है डाइगोक्सिन। ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए रिकमेंड की जाती है। आज हमारा बहुत मजे का टॉपिक है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है इज एडिटिव्स एंड एक्सिपिएंट्स। एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स किन्हें कहा जाता है? जब हम कोई ड्रग बनाते हैं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया बहुत सारे केमिकल्स ऐड अप किए जाते हैं। तो उन तमाम केमिकल्स को हम एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स कहते हैं। ये वो तमाम केमिकल्स होते हैं जो इनर्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके बगैर ड्रग्स या मेडिसिन की फॉर्मेशन नहीं हो सकते। एडिटिव्स आर द सब्सटेंस, ये वो आपके सब्सटेंस हैं that are the that other than the active medicaments in the formation which do not have any pharmacological actions। यानी कि एडिटिव्स वो सब्सटेंस हैं जो किसी भी मेडिसिन में डोजेज फॉर्म में एडअप किए जाते हैं और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा होते हैं, बट इनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता। इन्हें किस किस पर्पस के लिए ऐड किया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज दोनों हो सकते हैं। पर्टिकुलर शेप, किसी भी डोजेज फॉर्म की जो प्रॉपर शेप होगी उस शेप को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव्स चाहिए होते हैं। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप लोग एक दवाई बनाते हैं वो 10-10 साल तक एक्सपायर्ड नहीं होती। गर्मियों में आप घर में दूध उबाल के रखते हैं और अगर 2 घंटे बाद आप देखते हैं तो गर्मी की वजह से वो दूध खराब हो चुका होता है। तो किस तरह एक इंजेक्शन, एक टैबलेट, एक सिरप, एक क्रीम, एक ऑइंटमेंट, एक मिक्सचर्स, ये आपके पास 5-5 साल, 10-10 साल की एक्सपायरी के साथ होते हैं। क्या ऐसे केमिकल्स, क्या ऐसे एडिटिव्स, क्या ऐसे एक्सिपिएंट्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं जो कि इसकी शेल्फ लाइफ को एनहांस करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इंक्रीज द पालेबिलिटी एंड एलिगेंस ऑफ द प्रिपरेशन। यानी प्रिपरेशंस की एलिगेंसी को, उसकी स्टेबिलिटी को, उसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी में मेंटेन रखना। जिस तरह बच्चे आपके पास एक टैबलेट है, आप टैबलेट की शेप होती है राउंड या क्यूबिक, कोई भी ट्रायंगल शेप होती है। अब 10 साल तक अगर हम बात करते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ है, तो 10 साल तक उस टैबलेट को उसी तरह रहना चाहिए जिस तरह वो फर्स्ट डे थी। यानी कि अगर एक दवाई कराची बन रही है और कराची से लाहौर आ रही है, तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उसको डिफरेंट जग्स लगेंगे, उसके अलावा उसके ऊपर प्रेशर होगा, उसकी ट्रैवलिंग होगी, हैंडलिंग होगी, उसे कभी इधर फेंका जा रहा है, कभी उधर फेंका जा रहा है, कभी इधर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इन सब प्रोसेसेस के दौरान वो डैमेज ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसकी जो एलिगेंसी है, उसकी जो पावेबिलिटी है, वो हमेशा मेंटेन रहे ताकि पेशेंट इजीली उसे अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कर सके। अगर कोई टैबलेट प्रॉपर शेप में नहीं होगी, वो टूटी होगी, उसके ऊपर क्रैक्स होंगे, कट्स होंगे, वो भुरभुरी होगी, क्या आप इनटेक करेंगे? आप कभी भी उसे इनटेक नहीं करेंगे क्योंकि आप मेंटली तौर पे सेटिस्फाई नहीं होंगे। बहुत सारे एडिटिव्स हैं जैसे कि सर्फेक्टेंट्स, डाइलुएंट्स, व्हीकल्स, बेसिस, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, coloring agents,
फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। ये वो तमाम एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स हैं जो हर एक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऐड किए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं, क्या क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में भी जो है डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट वन इज अ व्हीकल। It is maybe described as a medium in which the ingredients of the formulation are dissolved, suspended or dispersed. Vehicle basically बच्चों कोई भी आपकी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपकी ड्रग्स को, आपकी मेडिसिन को प्रॉपर तौर पर अपने अंदर डिसॉल्व करे या सस्पेंड करे या डिस्पर्स करे। ये तीन कैटेगरीज हैं। अगर वो डिसॉल्व करेगा तो वो सिरप बनेगा। व्हीकल का वर्ड बेसिकली ज्यादातर लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे डोजेज फॉर्म जो लिक्विड्स में है, लाइक आप लोगों की इंजेक्शंस, सिरप्स, इमल्शंस, सस्पेंशंस, ठीक है, इस तरह की चीजें। अगर आप डिसॉल्व की बात करते हैं तो प्योरली आपके सिरप्स की बात होगी, क्योंकि सिरप्स में हर चीज मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व हो जाती है। सस्पेंडेड की बात करेंगे तो आप लोग सिंपल ये सस्पेंशंस बनाई जाती हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एरेनिक की सस्पेंशन आती है शायद, उस पर भी लिखा होता है इसे सस्पेंशन। एंड और एक और चीज मेंशन होती है, शेक वेल बिफोर यूज, यानी इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह शेक करें। बिकॉज जब आप लोग सस्पेंशंस या इमल्शंस बनाते हैं तो वो दोनों एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि दो डिफरेंट केमिकल्स के दरमियान में जनरेट किए जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ऑयल एंड वाटर, क्या तेल और पानी आपस में मिक्स होते हैं? नहीं होते। तो उनकी आपस में मिक्सिंग को इनहेंस करने के लिए भी आप लोग जो है डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर भी सस्पेंशन या डिस्पर्सल के लिए भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं व्हीकल के तौर पर। मेजॉरिटी जो जनरली लिखा भी हुआ है कि व्हीकल जो जनरली है ये लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होता है, सेमी सॉलिड और सॉलिड के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जब हम बात करते हैं कि व्हीकल्स की, तो हमेशा लिक्विड्स की ही बात की जाती है, ठीक है। जैफी, अगर आपने इसी तरह की हरकतें करनी है तो मैं आपको भी क्लास से क्विट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह की अपने जो मूवमेंट्स है या जो आप ये कर रहे हैं लाइनिंग वगैरह, इससे जरा प्लीज, ठीक है। ओके, आगे मेंशन किया गया मेजॉरिटी जो व्हीकल है वो आपके पास वाटर है, बहुत बड़ा एमसीक्यूज है। मेजॉरिटी विच टाइप ऑफ द व्हीकल्स आर यूज, तो आप लोग मेंशन करेंगे वाटर। देन आपके पास एरोमेटिक वाटर्स भी अवेलेबल हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन, बहुत कॉमनली इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए वाटर फॉर द इंजेक्शन आप इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइसिन, बहुत कॉमनली आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ग्लाइसिन का इस्तेमाल होता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये भी इंजेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे इंजेक्शन में वाटर की जगह आप लोग जो है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑयल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। When a semi-solid and solid is used is not as the base. The biggest difference vehicle में एक ऑब्जेक्टिव आ गई। अगर आप व्हीकल एज अ लिक्विड इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर आपके किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर कोई भी, तो आप उसे लिक्विड्स का वर्ड लिक्विड्स होंगे तो आप उसे व्हीकल बोलेंगे। अगर वहां पे सेमी सॉलिड और सॉलिड होगा तो आप उसे बेस बोलेंगे, होगा वो व्हीकल ही। यानी किसी भी आपकी डोजेज फॉर्म के बल को इंक्रीज करने के लिए आप अगर व्हीकल की बात करेंगे तो लिक्विड्स जो है वो इंजेक्शन और सिरप्स में जाएंगे। जहाँ पे सॉलिड और सेमी सॉलिड की बात आएगी तो वहां पर जो आपके होंगे व्हीकल वो हमेशा बेस कहलाएंगे। In which the drug is incorporated, either increase the bulk or to give a particular shape of the formulation। कि ये बेसिकली जो सेमी सॉलिड और सॉलिड आप लोग व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, तो फर्स्ट वन ये बल्क इंक्रीज करता है उस डोजेज फॉर्म का, एंड उसके अलावा से प्रॉपर शेप देने में हेल्प आउट करता है। जैसे क्रीम्स होगी, ऑइंटमेंट्स होंगी, आप लोगों की जेल्स होंगी, आपकी पेस्ट होगी,
These are the आप लोगों की जो है ना in which vehicle are used as base. Generally, these are the used for the preparations of the ointment and suppositories. Ointments भी आप बहुत commonly use करते हैं the suppositories. Which is suppositories and where is it used? Suppositories basically it's a specialized dosage form which is used in the vagina. ठीक है, अगर विजाइनल कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इरिटेशन है, तो वहां पर आप लोग जो है ये डोजेज फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली यूज्ड ऑइंटमेंट्स कौन कौन सी ऑइंटमेंट्स हैं जिसमें आप बेस इस्तेमाल कर रहे हैं? सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वोल्फ फैट, वुल्फ अल्कोहल, बीफ वैक्स। और अगर आप स्पोस्ट्री स्पेसिस की बात करते हैं तो वहां पे है थियोब्रोमा ऑयल, ग्लाइसिरो जेलेटिन, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। तो ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों ये सब जो नाम है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए। तो प्लीज काइंडली आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी बेसिस हैं और कौन कौन से आपके पास व्हीकल्स यानी कि आप लोगों के पास लिक्विड्स हैं। दूसरी बात, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, एक्सपोस्ट्रीज में कौन कौन सी बेसिस इस्तेमाल होती हैं, आप लोगों की ऑइंटमेंट्स में कौन कौन सी बेसिस इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, बेस का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। हमें बेस, अगर हम लोग किसी भी डोजेज फॉर्म में बेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसमें सॉलिड एंड सेमी सॉलिड अल्कोहल व्हीकल, तो what is the function? तो इट्स प्रोवाइड अ बल्क एंड अ शेप। तो ये दो एमसीक्यूज में वर्ड जरूर होंगे, तो आपने वो टिक करना है। मैं आपको पहले ही ये चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं और कौन कौन से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये पोर्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये याद रखिएगा, इट्स अ टेक्निकल, ये बिल्कुल सिंपल पोर्शन नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, diluents are the inert substance which are specially added to increase the bulk. Diluent एक खास किस्म के सब्सटेंस है जो कि ये भी किसी भी केमिकल के बल्क को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने the liquids which are used as a vehicle may be specifically used as a diluent for the oral preparation. Water is one of the most suitable diluent. इसका मतलब ये है कोई भी oral preparations आप इस्तेमाल करते हैं उन सब के अंदर जो diluents का होना बहुत ज्यादा important है, और the best diluent है वो oral preparations के अंदर वो कौन सा है? वो है आप लोगों का water. Water is a best diluent which is used for the oral preparations. सॉलिड डाइल्यूएंट्स भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। लिक्विड अगर डाइल्यूएंट्स की बात की जाएगी तो वो हम वाटर की एग्जांपल दी जाएगी। अगर सॉलिड डाइल्यूएंट्स की बात की जाएगी तो इसमें आपके पास पाउडर्स आ जाते हैं, ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, टैबलेट्स आ जाती हैं, कैप्सूल्स आ जाती हैं। यानी सॉलिड डाइल्यूएंट्स का जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे क्या क्या चीजें बनेंगी आपकी? पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स। ये इजीली आपकी डोजेज फॉर्म के मटेरियल्स को, उसके बल्क को इंक्रीज करते हैं। In the potent drug, diluents are incorporated to increase the bulk, so they can be weighted easily. इन्होंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आपकी होती हैं जो इतनी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होती हैं कि आप उसे इजीली हैंडल नहीं कर सकते। बच्चे शायद आप लोगों ने सबने बहुत कॉमनली एल्प का नाम सुना हो। एल्प 0.5 0.25 मिलीग्राम में वो आ रही है। आप खुद सोचें, वो 0.5 मिलीग्राम की है, इतनी कम क्वांटिटी है कि आप इजीली उसे हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वो केमिकल दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने ये इनटेक करना है, वो तो जिस चीज में लगा होगा वो उधर ही चिपक जाएगा कितना ज्यादा।
तो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी आपकी बॉडी में नहीं जाएगी। जब वो आपकी बॉडी में नहीं जाती बच्चे, वो आपकी बॉडी में कभी भी थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। साइंटिस्ट ने ये सब चीजें सोचकर समझकर फिर उन्होंने डिसाइड किया हम क्यों ना इनके अंदर कुछ ऐसे एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स ऐड करें जो कि फार्माकोलॉजिकली बिल्कुल इनर्ट हो, यानी कि उनकी कोई भी थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स ना हो और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम, किसी भी किस्म की अबनॉर्मेलिटीज वगैरह जनरेट ना हो। इसके लिए उन्होंने बेतहाशा केमिकल्स जो है फाइनलाइज किए। तो डायल्यूएंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड्स में, ओरल प्रिपरेशंस में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ओरल प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट है वो वाटर है। और इसके अलावा फिजिकल प्रिपरेशंस वाले भी होते हैं। जो फिजिकल प्रिपरेशंस वह हैं उसमें आपके पास है बेतहाशा, जो कि आपको पाउडर्स बनाने में हेल्प करते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं, आपके टैबलेट्स और कैप्सूल्स। अब वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि फिजिकली यानी कि सॉलिड फॉर्म में डाइल्यूएंट्स के तौर पर एक्ट करेंगे? इज है कोलिन, लैक्टोज, स्टार्च, सोर्बिटोल एंड द पाउडर सेलुलोज। ये वो तमाम डाइल्यूएंट्स हैं जो कि सॉलिड्स के अंदर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो हैं आपके याद रखते हैं बाइंडर्स। बाइंडर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि एक मेडिसिन जो है वो कराची में मैन्युफैक्चर हो रही है। अब वो कराची से मैन्युफैक्चर होकर लाहौर में आ रही है। बच्चे, कराची और लाहौर का जो सफर है 16 17 18 घंटे का है मिनिमम। मिनिमम आजकल अच्छी जो गाड़ियां हैं वो इतना टाइम ले रही है, वरना तो 22 24 घंटे का। तो बच्चे 16 17 घंटे वो आ रही है, रास्ते में उसको जितना डिफरेंट झटके लग रहे हैं, कभी वो इधर उछल रही है, कभी उधर उछल रहे हैं, फिर वहां पे यहाँ पे आएंगे, फिर अनलोड होगी मेडिसिन में, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर दोबारा लोड होकर वो आपके पास ये फार्मेसी पे आएगी, वहाँ फार्मेसी से फिर अनलोड होगी, वो उधर रैंक्स में लगेगी, रैंक्स में हैंडलिंग हो रही है। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान मेरी आवाज क्लियर है स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है ना बच्चों मेरी? जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, तो फिर हम लोग उन मेडिसिन के अंदर ना कुछ बाइंडर्स ऐड करते हैं। वो बाइंडर्स क्या होते हैं? वो बाइंडर बेसिकली आपके पाउडर्स को, आपके केमिकल्स को पकड़ कर रखते हैं, ताकि अगर हमने कहा है कि ये टैबलेट 10 साल तक खराब नहीं होगी, ये चीजें 10 साल तक स्टेबल रहेंगी, तो वो 10 साल का असर रखता है वो बाइंडर। तो बाइंडर बेसिकली आपके पाउडर्स को, स्पेशली टैबलेट फॉर्म्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, एडहेसिव के तौर पर ये एक्ट करते हैं। अब वो एग्जांपल्स में आपके पास अकेशिया है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, जेलेटिन है एंड लिक्विड ग्लूकोज है। ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो बाइंडर्स के तौर पर आपकी डिफरेंट पाउडर में, मतलब कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। डाइलुएंट्स की भी एग्जांपल्स आपने पढ़ ली। अगर डाइलुएंट्स में लिक्विड्स की बात की जाए, सिरप्स की, इंजेक्शंस की बात की जाए, तो वाटर आएगा। अगर सॉलिड्स की बात की जाए, जहां पर हम लोग पाउडर्स बना रहे हैं, वो टैबलेट्स बना रहे हैं, कैप्सूल्स बना रहे हैं, ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं, तो उसके लिए कोलिन, लैक्टोज, स्टार्च, सोर्बिटोल एंड द पाउडर सेलुलोज इस्तेमाल होगा। वो अगर व्हीकल की बात की जाए तो व्हीकल भी दो तरह के हैं। अगर वो लिक्विड्स हुए तो उनके अंदर वाटर, एरोमेटिक वाटर, वाटर फॉर द इंजेक्शन, ग्लाइसरीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। और अगर बेस का वर्ड बोला जाएगा तो उसके अंदर आपके पास सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वुल्फ फैट, वुल्फ अल्कोहल एंड बीफ वैक्स। और स्पोस्ट्रीज की बात की जाए तो थर्मोब्रोमा ऑयल, ग्लाइसिरो जेलाटिन एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीजों को याद रखिएगा। सबसे टेक्निकल और सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आने वाला पोर्शन है। टैबलेट डिसइंटीग्रेटर के बारे में हम जरा पढ़ लें। अब डिसइंटीग्रेट क्या होता है? बच्चों देखें, आपने एक मेडिसिन बनाई तो उसमें बाइंडर डाल दिया,
वो बाइंडर इतना ज्यादा डाल दिया है कि वो टैबलेट जब आपकी बॉडी में जाए उसे आधे घंटे के अंदर अंदर उस टैबलेट को टूटना है, और उस टैबलेट ने टूट कर अपने अंदर से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट निकालना है, ताकि वो आपके ब्लड का हिस्सा बने और आपके जिस्म में अपना थेराप्यूटिकल रिजल्ट शो करे। लेकिन अगर बच्चे ऐसा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आप लोगों की बॉडी के अंदर वो ड्रग टूटेगी नहीं। जब वो टूटेगी ही नहीं तो क्या होगा, वो कभी भी थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट नहीं कर पाएगी। जिस तरह बच्चे आपके जिस्म के अंदर, शायद आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो क्या होता है, ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो पेंक्रियाज से ही निकलता है, वो आपकी बॉडी के अंदर से ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई होता है तो फिर क्या होता है, फिर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है, डाउन करती है। तो दोनों एक दूसरे के क्या काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक। यानी एक आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, कम कर रहा है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। इसी तरह अगर हम बाइंडर इस्तेमाल करें किसी टैबलेट को जोड़ने के लिए ताकि वो अपनी ओरिजिनल शेप स्ट्रक्चर में महफूज रहे और डैमेज ना हो, तो इस तरह हमें कोई ऐसे केमिकल भी ऐड करने पड़ते हैं जिसे डिसइंटीग्रेंट केमिकल कहते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि ड्रग को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बॉडी में आकर तोड़ते हैं। और आपको पता है ये टेस्ट होता है, ये स्पेसिफिकली टैबलेट्स का टेस्ट है। अगर टैबलेट इस टेस्ट को पास नहीं करती, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को, मैं आपको इसका ऑपरेटर्स दिखाऊंगा, हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है इंशाल्लाह, और उस पर काम भी करके दिखाऊंगा। और आप देखेंगे अगर ये रिजल्ट उसका सही नहीं आएगा तो वो पूरा का पूरा बैच जो टैबलेट का बना होगा, जिसमें चाहे 10 करोड़ टैबलेट्स क्यों ना, वो सब रिजेक्टेड हो जाएंगे, वो सारी की सारी रिजेक्टेड हो जाएंगी। टू प्रमोट द टैबलेट ब्रेकअप इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि मैंने बता दिया ये वो केमिकल्स हैं जो टैबलेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, जब वो बॉडी में जाती है, बॉडी से बाहर नहीं। इसमें कौन कौन से डिसइंटीग्रेंट्स शामिल होंगे, स्टार्च है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, सोडियम जेलिचिनेट है, और अल्जेनिक एसिड है। तो दीज आर द डिसइंटीग्रेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है लुब्रिकेंट और एंटी एडहेरेंट। लुब्रिकेंट का मतलब होता है लुब्रिकेट करना, यानी कि उससे अच्छी तरह जोड़ना। अगर आपने एक टैबलेट बनानी है तो आपके पास एक पाउडर है, वो पाउडर कैसे आपस में जुड़ेगा। चलें इसकी एग्जांपल देता हूँ। घर में आटा गूंथते हैं, क्या करते हैं आप लोग, आटा आपके पास यानी कि जो आपके पास फ्लोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म में। आप उसमें वाटर डालते हैं, तो वाटर डालते ही वो क्या होता है, आपस में जुड़ना शुरू हो जाता है, इसे बाइंडर, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेंट्स होते हैं जो आप ड्रग्स को आपस में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें एडअप करते हैं ताकि उसके दौरान कोई डैमेज या डिस्ट्रॉय ना हो। तो लुब्रिकेंट्स आर द प्रिवेंट द टैबलेट फॉर द क्रैकिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द पंचिंग और द प्रोडक्शन। यानी जब टैबलेट बनाई जाती है उस प्रोसेस के दौरान पंच किया जाता है टैबलेट्स को, यानी पाउडर्स को पंच करके एक प्रॉपर शेप में दिया जाता है, तो उसमें लुब्रिकेंट्स ऐड करने होते हैं। अगर वहां पे आप लुब्रिकेंट ऐड नहीं करेंगे तो टैबलेट जो है वो पंचिंग के दौरान प्रॉपर शेप नहीं अटेन कर पाएगी, और वो क्या होगी, रफ शेप, क्रैक्स वाली, डैमेज वाली। तो वो जिसकी वजह से जो उसकी एलिगेंसी है, खूबसूरती है टैबलेट की, वो नहीं आ पाती। तो कौन कौन से लुब्रिकेंट्स हैं, सिर्फ दो लुब्रिकेंट्स हैं जो ज्यादातर मोस्ट कॉमनली टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, is a magnesium stearate and talc. Okay, the next one is a glidant. ये भी टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि उसके फ्लो रेट को, यानी उसकी सोलेबिलिटी को, उसकी स्मूथनेस को इनहेंस किया जा सके। इसमें जो एग्जांपल है वो है कॉर्न स्टार्च, टॉल्क एंड कोलाइडल सिलिका। ये आपके ग्लिडेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सदीक साहब मीटिंग और रिकॉर्डिंग एंड करें। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास है सरफेक्टेंट्स। डिफरेंट टाइप के आप लोग जो सरफेक्टेंट्स आर द सब्सटेंस व्हेन वी ऐड टू अ लिक्विड
to lower the surface tension between the two phases. Surfactants या surface active agents वो specific agents होते हैं जो कि आपके किसी भी लिक्विड्स के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि उसके अंदर मौजूद दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स के दरमियान में जो सरफेस टेंशन है जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों जो है लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे तो उनकी मिक्सिंग को इनहेंस किया जा सके। हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में बड़ी अच्छी तरह पढ़ा है कि सरफेस टेंशन हर एक लिक्विड की एक सरफेस पे एक स्पेशलाइज्ड फोर्स होती है जो कि वो आपस में इतनी स्ट्रांगली एटम्स को उस लिक्विड के एटम्स को जोड़ के रखती है ताकि कोई चीज उनके अंदर पेनिट्रेट ना कर सके। जब हम बात करते हैं दो डिफरेंट लिक्विड्स की लाइक ऑयल एंड वाटर, बोथ आर द डिफरेंट इन नेचर, एक ऑर्गेनिक नेचर का है एक इनऑर्गेनिक नेचर का है, एक में आपको आयंस मिलेंगे और एक में आपको नॉन आयनिक यानी वहां पे आयंस नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं इनको आपस में मिक्स करना इट इज अ नॉट इजी टास्क, ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो हमारे पास साइंस ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी जो सरफेक्टेंट्स की थी। सरफेक्टेंट्स एक स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होते हैं जो कि बेसिकली जब इस तरह के सॉल्यूशंस के अंदर इस तरह के केमिकल्स के अंदर डाले जाते हैं तो उनके दरमियान में मौजूद जो सरफेस टेंशन होती है यानी दो लिक्विड्स के दरमियान में जिसकी वजह से वो दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे होते वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। जब वो आपस में मिक्स होते हैं तो उनके दरमियान में जो एक दूसरे के दरमियान में जो बॉन्डिंग्स होती हैं वो वीक होती हैं और देन वो यकजान होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास बेतहाशा ऐसी इमल्शंस हैं सस्पेंशंस हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। ये दोनों के दोनों एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जहां जो कि जिनके अंदर सरफेक्टेंट्स को ऐड करना कंपल्सरी है। दिस फिनोमेना इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक अ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिसिबल्स नहीं हैं उनको आपस में डिसॉल्व करने के लिए हम लोग ये फिनोमेना ये मेथड ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो सरफेक्टेंट्स है वो तीन तरह की कैटेगरीज के होते हैं। द फर्स्ट वन इज अनायनिक सरफेक्टेंट्स, ऐसे सरफेक्टेंट्स जो अनायनिक यानी नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। केटानिक सरफेक्टेंट्स और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स। केटानिक सरफेक्टेंट्स वो सरफेक्टेंट्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स वो सरफेक्टेंट्स होते हैं जिन पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, ना ये पॉजिटिवली चार्ज है या ना ही ये नेगेटिवली चार्ज है। अब जैसे कि 1 and 2 3 में एग्जांपल्स हैं तो हम पढ़ते हैं। सल्फेटेड कंपाउंड्स लाइक सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम एसिटाइल सल्फेट, डायोसिटाइल सोडियम सल्फोसेसिनेट। सेकंड है आपके पास बेंजोकोनियम क्लोराइड। थर्ड वन है आपके पास, ये बच्चों एग्जांपल्स है, अनायनिक कौन से हैं कैटायनिक कौन से हैं और नॉन आयनिक में वहां पे भी 1 2 3 लिखा हुआ है तो ये 1 2 3 ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स हैं वो हैं ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट्स स्पार्म्स एंड ट्विन्स। तो ये एग्जांपल्स हैं सरफेक्टेंट्स के। सस्पेंडिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? These are the high molecular weight solid substance which when add to the water produce a highly viscous solutions, suspensions or the gels। ऐसे केमिकल्स ऐसी चीजें जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, उन मॉलिक्यूलर वेट को जब हम लोग पानी में या किसी जगह पर डिसॉल्व करते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा होता है कि वो सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं यानी जमीन पर बैठना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को डिसॉल्व करने के लिए ताकि वो सस्पेंड ना हो बैठे ना, वो अच्छी तरह उसी लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाए तो वहां पर सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट जो है इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो सेडिमेंटेशन रेट है यानी वो पार्टिकल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है उस लिक्विड के अंदर जो नीचे बैठ रहे हैं वो ना बैठ सके। तो उसके लिए हम लोग जो है आपके पास हाइड्रोक्लोराइड्स या सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। ये भी तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में अकेशिया, टैगागेंट, एगर, जेलाटिन, कैसीन, सिलिका, कोलाइडल अल्यूमिनियम, बेंटोनाइट एंड वेगम।
तो ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेचुरली सस्पेंडिंग एजेंट हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत ज्यादा हमारी डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सेमी सिंथेटिक भी हैं, जैसे सेलुलोज, मिथाइल, मतलब सेलुलोज की काफी कैटेगरीज है, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। सिंथेटिक में बात करें तो सिर्फ दो हैं सिंथेटिक, उन ड्रग्स को, उन सस्पेंडिंग एजेंट्स को कहते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर लैब्स में मैन्युफैक्चर होते हैं, लाइक कार्बोपोल्स एंड पॉलीऑक्सीज। What is a stabilizer? Stabilizer, the capacity of formulation in a specific container to retain within a physical, chemical, microbiological, therapeutical and toxicological specification. किसी भी डोजेज फॉर्म की जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है, यानी कि अगर टैबलेट्स की बात की जाए तो स्ट्रिप्स, अगर आप मल्टीविटामिन्स की बात करते हैं तो बॉटल, अगर आप इंजेक्शंस की बात करते हैं तो प्यूल या वायल, आप अगर बात करते हैं सिरप्स की तो फिर उनके लिए भी बॉटल्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये वही बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी फॉर्मुलेशन को एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो उस कंटेनर में अपनी पूरी शेल्फ लाइफ के दौरान फिजिकली, केमिकली, माइक्रोबायोलॉजिकली, थेरेप्यूटिकली एंड टॉक्सिकोलॉजिकली स्पेसिफिक रहे। ये ना हो कि हम अपनी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग पे इतना पैसा लगा दें, जब उसे किसी कंटेनर में डालें, जैसे वो उस कंटेनर में जाए वो जो उस कंटेनर के साथ रिएक्शन कर जाए और रिएक्शन करते ही वो खराब हो जाए, और खराब होगी तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो इस तरह अब वो कौन-कौन से केमिकल्स हैं जो कि उसपे डाले जाएँगे ताकि वो आपकी ड्रग जो है, सिरप है, टैबलेट है, इंजेक्शंस हैं, कैप्सूल्स हैं, ऑइंटमेंट है, सीड, कोई भी चीज़ है वो स्टेबल रहे। एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, ascorbic एसिड, सोडियम ascorbate, sodium bisulfate and tocopherol. These are the एंटीऑक्सीडेंट जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म को। चिलेटिंग एजेंट्स बेतहाशा आपके सब्सटेंस हैं जिनके अंदर हम लोग ये डालते हैं ताकि उनके चिलेट्स ना बन सकें, जैसे इरिटेट, डायोसोडियम, ये वो केमिकल्स हैं जो चिलेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बफरिंग एजेंट्स, बफरिंग एजेंट्स उन एजेंट्स को कहते हैं जो पीएच मेंटेन करते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था आपके बहुत ज़्यादा डिटेल में कि वो तमाम केमिकल्स, अगर कोई भी केमिकल हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक कंडीशन में कन्वर्ट होगा तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, उनकी हाइपर और हाइपोटोनिक के अंदर कन्वर्ट होने की एबिलिटी की वजह से वो आपके सेल्स को डैमेज करेंगे, या तो वो आपके सेल्स को ब्रस्ट कर देंगे या वो आपके सेल्स को स्क्वीज कर देंगे। इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए हम हमेशा अपने केमिकल्स को, अपनी डोजेज फॉर्म को आइसोटोनिक कंडीशन में रखते हैं। तो उसके लिए पीएच मेंटेनर एक केमिकल्स हैं जिन्हें बफरिंग एजेंट कहते हैं, जो कि उस केमिकल की पीएच को हमेशा न्यूट्रल रखेंगे ताकि वो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। इसमें सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट और पोटेशियम फॉस्फेट इस्तेमाल होते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स भी आपके हैं, बेतहाशा आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं, और इसमें ज्यादातर हम एंटीबायोटिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है मार्केट में हम वही ऐड करते हैं ताकि माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहां पे ना हो सके। फ्लेवरिंग एजेंट्स, डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनका टेस्ट इतना ज्यादा कड़वा होता है कि अगर आप उन्हें ओरल रूट के अंदर अप्लाई करें तो आप उसे फेंक देंगे, लाइक पैनाडोल। पैनाडोल एक ऐसी केमिकल, अगर आप उसे माउथ के अंदर रखते हैं तो उसका टेस्ट इतना ज्यादा कड़वा होता है कि बच्चों आप उसे फौरन जो है वो अपने माउथ से बाहर फेंक देंगे, वो इतनी ज्यादा इरिटेंट कंपोनेंट होता है। तो हमें बहुत ज्यादा, ब्रूफेन आपकी एक टैबलेट है जिसे आप खाते हैं तो वो मीठी लगती है, तो ब्रूफेन के ऊपर भी डिफरेंट टाइप की केमिकल्स की कोटिंग की जाती है ताकि उन्हें खाने में आसानी हो। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि आपकी वो जो ड्रग है, जो केमिकल है, उसकी जो स्मेल है
जो उसकी बदबू है, जो इरिटेट या उसका टेस्ट इरिटेंट है, उससे उसे प्रिवेंट किया जा सके और आप आसानी से उसे अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकें। चेरी, बनाना, पाइनएप्पल, पेपरमिंट, लेमन, ऑरेंज, रोज, वेनिला एंड मेथनॉल, इन सब को जो है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फ्लेवरिंग एजेंट इज अवेलेबल इन द मार्केट। हम ऐड करके उस केमिकल्स का फ्लेवर जो है वो चेंज करते हैं ताकि आसानी से बच्चों के लिए स्पेशली, ताकि बच्चे आसानी से उसे इनटेक कर सकें। स्वीटनिंग एजेंट्स भी हैं जिसमें आप लैक्टोज, मैनिटोल, हनी, ग्लाइसमिन, सॉर्बिटोल, अस्पार्टेट का इस्तेमाल करते हैं एज अ स्वीटनिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट, डिफरेंट टाइप के कलर्स भी ऐड किए जाते हैं ताकि उसको अट्रैक्ट किया जा सके। तो जो जितनी ज्यादा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होगी ना, हमारे बच्चे जो हैं या हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो आसानी से उसे खा लेंगे। मैंने रिसेंटली देखा था कि बच्चों के लिए मल्टी वाइटामिन कैंडीज की शक्ल में आ चुके हैं, यानी उन्हें मैन्युफैक्चर ऐसे किया गया हुआ कि उनकी कैंडीज बना दी गई हैं ताकि बच्चे को पता है कि ये कैंडी है, उसको नहीं पता ये मेडिसिन है। आप उसे बच्चे को देंगे वो खा जाएगा, आसानी से खा जाएगा, आपको किसी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं उसके लिए करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कलरिंग एजेंट के लिए आपके पास कैरेमल, फेरिक ऑक्साइड, क्लोरोफिल, कैरेटिनॉइड्स और एफटी एंड सी कलर्स डिफरेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ओके जी। माइक मैं ऑन कर रहा हूँ। अब आपके क्वेश्चंस हैं, जिसमें भी अभी के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। माइक ऑन है बच्चों, जी जी आप सवाल कर सकते हैं। सीआर स्क्रीनशॉट लें। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्लीज, आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ आ गया है या बिल्कुल समझ नहीं आया? मुझे जरा ये एक्सप्लेन करके बताएं। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आई, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, माइक ऑन है सीआर, माइक ऑन है बच्चे, अगर आप माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं तो आप, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी मलिक साहब, जी आपने क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने कहा है कि बच्चों के लिए मल्टीविटामिन कैंडीज वगैरह, तो ये मेडिसिन जब उनको हम देते हैं तो इसमें कोई जो इनकी मतलब असर वगैरह में भी कोई फर्क आता है या असर वही रहता है? नहीं बच्चे, बिल्कुल देखें, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जो इफेक्ट्स हैं देखें, हमने उसको टैबलेट फॉर्म में भी बनाना था, हमने वही उसे जेली फॉर्म में बना दिया है। उसमें कलर डाल दिए हैं, उसमें उसे अट्रैक्ट करने के लिए उसकी शेप चेंज कर दी है बस। बकाया इंटरनली वही चीज है बच्चे। बिरयानी चाहे वो आपकी मम्मा बनाए चाहे मेरी मम्मा बनाए, बिरयानी का एक ही पैटर्न है। हाँ, पुलाव में डिफरेंस आता जरूर है, लेकिन बिरयानी की मैन्युफैक्चरिंग तो वैसे ही रहेगी। इसी तरह जब हम टैबलेट्स बनाते हैं, हम उस टैबलेट को अगर कोई कलर देना चाह रहे हैं, हम उसकी शेप चेंज करना चाह रहे हैं, हम उसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा स्वीटनर डालना चाह रहे हैं, तो डजेंट मैटर। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा बकाया तमाम चीजें इनर्ट है। इनर्ट मीन उनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। वो जस्ट बल्क इंक्रीज करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए, बाइंडर के तौर पर, उसकी स्टेबिलिटी, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए, सिर्फ इन चीजों के लिए होती है। तो वो हमने सिर्फ उसको एक स्टैटिक चीजों के लिए बनाया गया, वरना अदरवाइज जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उसके अंदर मल्टीविटामिन, वो अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट देगा। वो चाहे सिरप की शक्ल में आ जाए, चाहे वो टैबलेट की शक्ल में आ जाए, तो चाहे वो इंजेक्शन की शक्ल में आ जाए। तो इस तरह उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या थेराप्यूटिकल इफेक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उसे जिस मर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कुर्बान साहब ने कहा है कि सर दीज आर द पास्ट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक, all through it is there is a related to the topic is specifically। कुर्बान, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई बच्चे, आप क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा जी, एक बच्चे ने मुझसे पूछा है व्हाट इज, दो बच्चे हैं। वालेकुम।
जी जी, पूछे पूछे कुर्बान साहब। कुर्बान ही है ना जिन्होंने, जी बोले। वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मैंने यही पूछना था इसके रिलेटेड, मुझे ऑल्दो इस जनरली स्पेसिफिकली इस टॉपिक के रिलेटेड ही नहीं, यानी कि इस आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई पास्ट पेपर एमसीक्यूज या इस तरह की कोई चीज होती है जिससे बंदे को आइडिया हो जाए कि क्या पैटर्न होता है और क्या क्वेश्चन आते हैं। बच्चे आपके ना, एक बच्चे ने लास्ट मुझे जो सेंड किया है, मैं आपको बच्चे से कहूंगा कि वो आपके ग्रुप में सेंड कर दे। लेकिन फिलहाल जो ना अभी तक का जो सिलसिला है ना, हमें वो आज तक पास पेपर सही वाले नहीं मिले। आप जब से एमसीक्यूज बनना शुरू हुए ना, एमसीक्यूज के तो पास पेपर्स मिलते ही नहीं है। हाँ, उससे पहले का कोई आपका पेपर या कोई इस तरह हो तो मिल जाए आपको, वरना अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। लेकिन ये है कि मैंने आपसे जिस तरह कहा था कि आपको वो मिलेंगे, एमसीक्यूज हमारे बने हुए हमारे पास मौजूद हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन जब टाइम आएगा, अभी जैसे नहीं, अभी हम पहले सिलेबस पढ़ेंगे। हाँ, तो आपका गैस तो होता होगा ना, जी यानी जी। कि आपका एक बल्क तो होता होगा गैस पेपर, ऑब्वियसली उसी में से आता होगा, इतना तो आइडिया होगा ना सर, यानी कि आपका ऑब्वियसली गैस बेहतर ही होता होगा। जी जी बच्चे, हम लोग ये आपको जो मैं अगर साथ साथ बता रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज इसी तरह बनते हैं कि इनमें से कौन सी आपकी बाइंडर है, कौन सा आपका सस्पेंशन है, कौन सी आपकी ये चीज है, डाइलुएंट्स हैं, कौन सी इस तरह चीजें हैं, वो फिर इसी तरह से पता चल जाता है सारा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और बच्चे ने मुझसे सवाल किया था। उन्होंने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन, हमें सस्पेंशन और इमल्शन के बारे में बताएं, ये क्या डिफरेंस होता है। चलें जी, थोड़ा सा हम इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। तो सस्पेंशन में जो सबसे अच्छी चीज ये चीज होती है कि उसके अंदर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ठीक है। और हेट्रोजीनियस, और एक चीज तो मैं क्लियर करूं कि सस्पेंशन और इमल्शन दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होता है, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके दोनों में दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड इस्तेमाल होते हैं, दोनों में लिक्विड इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज के लिए करूं, इमल्शन में बेसिकली दो लिक्विड इस्तेमाल होंगे, सस्पेंशन में एक लिक्विड होगा और एक सॉलिड होगा। सस्पेंशन में एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड इस्तेमाल होता है, और इमल्शन में दोनों लिक्विड्स होते हैं, लेकिन एक वाटर नेचर का होगा और एक ऑयली नेचर का होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने एक सवाल पूछना था, कैप्सूल्स वगैरह में जो मेडिसिन होती है वो उसमें क्यों पैकिंग होती है? जैसे हम दूसरी टेबलेट्स भी तो लेते हैं, वो भी कड़वी होती है, तो इसकी क्या वजह होती है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा देखें, बहुत सारे ना कैप मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपकी जीआईटी स्टेबल नहीं होती। यानी कि अगर एक तो पहली बात तो कड़वी होती हैं, बहुत ही ज्यादा कड़वी होती हैं। दूसरी बात, उनकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है। तीसरी चीज ये होती है कि उनको, वो स्टमक के अंदर इतनी जल्दी डैमेज हो जाती हैं, इतनी जल्दी डैमेज हो जाती हैं कि वो कभी भी इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाती। उस चीज से बचाने के लिए फिर हम उन्हें कैप्सूल्स की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। कैप्सूल जो है वो आपके स्टमक में पड़े रहते हैं, वो तकरीबन आधे घंटे तक आपके स्टमक में रहते हैं और वो नहीं फटते, खुलते नहीं है। दवाई कभी भी स्टमक में रिलीज नहीं होती, वो इंटेस्टाइन में जाके डैमेज होते हैं, यानी ओपन होते हैं और मेडिसिन रिलीज कर देते हैं, और मेडिसिन उधर जाके अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर देती है। तो ये रीजन होती है कैप्सूल्स को बनाने की। सर, और ये सर, ये जैसे ये काल वगैरह कैल्शियम की जो टेबलेट्स होती हैं, जिन्हें हम किसी वाटर में, लिक्विड में सोलबल करके फिर उसको यूज करते हैं, उसकी क्या वजह होती है? एफरवेसेंट होते हैं, उन्हें एफरवेसेंट कहते हैं। बेसिकली उनका रिजल्ट हमें बहुत स्पीडली चाहिए होता है। हम ना उन वो होते पाउडर्स हैं। अगर हम उसे पाउडर की शक्ल में आपको देंगे ना, तो आपको प्रॉपर क्वांटिटी नहीं आएगी। क्या होगा, आप एक चम्मच, आधा चम्मच, पौना चम्मच, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके थेराप्यूटिकल इफेक्ट के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे होते। हम लोग फिर क्या करते हैं, आप देखें आपके पास बेतहाशा इनो है, इनो एक पैकेट में आता है। आपको पैक उन्होंने ये नहीं, बॉटल में भी देते हैं, बट बॉटल के अंदर आपकी मर्जी होती है, आप एक चम्मच पी रहे हो, दो पी रहे हो, तीन पी रहे हो, चार पी रहे हो। दूसरी बात ये आती है कि वो थेराप्यूटिकली इतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, वो जस्ट आपके स्टमक में जाकर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन है उसके न्यूट्रलाइज करते हैं और आपको सुकून आ जाता है। लेकिन जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, तो मेडिसिन में एफरवेस्टेंट मेडिसिन वो होती है जिनका क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, इतना क्विक कि वो आपकी बॉडी में जाए और जाते ही अब्जॉर्ब हो जाए। उनमें कोई डिले टाइम नहीं होता, कुछ नहीं होता।
तो इस वजह से उन्हें टैबलेट्स की शक्ल में या किसी ना किसी प्रोडक्ट की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी आपकी बॉडी में जाए। फर्स्ट वन, जैसे आप उसे वाटर में डालते हैं उसके बबल्स बनते हैं, वो इसका मतलब है वो डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व होती है, हम कहते हैं इसको पी जाए। वो जैसे ही रैंडमली आपकी बॉडी में जाएगी उसकी अब्जॉर्प्शन इतनी स्पीड से होगी और वो स्टमक स्टेबिलिटी में होती है, यानी स्टमक की पीएच उसे डैमेज नहीं कर रही होती, और रैपिडली अब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी में अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट देते हैं। ये इमरजेंसी ड्रग्स में भी हम लोग इसे काउंट करते हैं, एफरवेसेंट टाइप जितनी भी ड्रग्स होती हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर सेमी सिंथेटिक को बता दें। बच्चे, सेमी सिंथेटिक वो ड्रग्स होती हैं जिनका ओरिजिन प्लांट और एनिमल है, यानी नेचुरल ओरिजिन है। हम उन्हें लैब्स में लाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनमें से हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव करके उनमें से जो ओरिजिनल केमिकल थेराप्यूटिकल होता है इंग्रेडिएंट उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और देन उसकी मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सेमी सिंथेटिक, यानी कि बनाई लैब में गई है बट उनका सोर्स क्या था, नेचुरल सोर्स था, ओरिजिनल एनिमल प्लांट माइक्रोऑर्गेनिज्म वहां से आ रही थी। हमारे पास बेतहाशा मेडिसिन है जो नेचुरल ये सेमी सिंथेटिक क्लास में आती है। सिंथेटिक ड्रग्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं या किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों स्टिल?